राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS वाई स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CS वाई में। दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको क्लास में अंत तक बने रहना है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भर भर के पूछे गए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हिंदी भाषा का परिचय, सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियां। इनमें हम पढ़ेंगे प्रमुख बोलियां, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, अपभ्रंश के बारे में, हिंदी भाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, संविधान की 8वीं अनुसूची से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में, भाषा और उनसे संबंधित लिपियों के बारे में, हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालयों के बारे में, प्रमुख बोलियां और प्रमुख उपबोलियों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हमारा 40 क्वेश्चन का यहाँ पर यह क्लास होने वाला है, लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ में जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो लगभग हम 150 से 200 तक क्वेश्चन कवर कर गए होंगे। और इस टॉपिक से इस क्लास को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है दोस्तों कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? क्या राष्ट्रभाषा है? तो राष्ट्रभाषा दोस्तों हिंदी भारत की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो हिंदी है उसको भारत ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। और यह घोषित कब किया गया था राजभाषा? तो 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप यहाँ पर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और फुल डेट यह है आपके सामने लिखी हुई है 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें 1949 में तो घोषित किया गया, लेकिन संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली। घोषित किया गया था 1949 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों संविधान में हम बात करें, जो भाग संविधान का 17 है, भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक भाग 17, इसमें वर्णन है दोस्तों भाषा का। भाषा का वर्णन है, राजभाषा से संबंधित यह आर्टिकल होने वाले हैं 343 से 351। और भाग कौन सा है? तो भाग दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इसमें से पूछा है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन किस में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 120 भाग 5, भाग 5 आर्टिकल नंबर 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का दोस्तों वर्णन किया गया है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन आर्टिकल 120 में किया गया है। आर्टिकल 210 लिखा हुआ है, तो विधानमंडल, विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा, विधानमंडल की जो भाषा है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 210 में। इसके बाद आर्टिकल 345 की बात करें तो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो वो दोस्तों आपका 345 आर्टिकल है। 346 की दोस्तों हम बात करें, आर्टिकल 346 में क्या है? तो पत्रादि की राजभाषा, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद की भाषा, एक राज्य से दूसरे राज्य की भाषा, एक राज्य से दूसरे राज्य की या संघ केंद्र की भाषा। एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क करेगा तो कौन सी भाषा में करेगा, किस प्रकार करेगा? इस पत्राद जैसे पत्र वगैरह की जो भाषा रहेगी, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य को पत्र लिख रहा है या एक राज्य केंद्र को पत्र लिख रहा है संघ को, तो उसकी भाषा का वर्णन आर्टिकल 346 में है। आर्टिकल 345 में है प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन।
प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन दोस्तों किया गया है। आर्टिकल 210 में विधानमंडलों की जो भाषा है, विधानमंडल में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है वो आर्टिकल 210 में भाग 6 में। और आर्टिकल 120 में क्या है दोस्तों? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप यहाँ पर जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों हमारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अध्यादेशों, जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय या फिर कोई अध्यादेश जारी होता है, अध्यादेश होता है या कोई विधेयक होता है, विधेयक होता है, विधेयक या कोई एक्ट होता है, अधिनियम कोई एक्ट होता है, तो इनमें जो प्रयुक्त भाषा होती है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों इसमें से आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों या अध्यादेशों या विधेयक या एक्ट आदि की जो भाषा है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 348 ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चले जाएंगे। 347 में राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन से आर्टिकल में है? तो वो आपकी है दोस्तों 347 में। 349 में क्या है? 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। भाषा संबंधी जो कानून है, भाषा संबंधी जो विधियां हैं उनको अधिनियमित करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। आर्टिकल 350 में क्या है? शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा, शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा, शिकायत निवारण की जो भाषा है, शिकायत निवारण की जो भाषा है वो आर्टिकल 350 में है। तो यह चारों ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 347 में है राज्य की जनसंख्या के द्वारा, राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान आर्टिकल 347 में है। 349 में भाषा संबंधी विधियां, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान 349 में। 350 में है शिकायत निवारण में जो प्रयुक्त भाषा होती है, 350 में है शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान, यह 350 में किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय या फिर अध्यादेशों या विधेयकों या अधिनियमों आदि की जो भाषा है वह आर्टिकल 348 के तहत दोस्तों आती है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है? लिपि मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, वही आपका लिपि होता है। तो हिंदी भाषा का विकास दोस्तों हुआ है देवनागरी लिपि से। ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है उसी के साथ आप जाएंगे। और यहीं पर यदि हम बात करें तो संस्कृत का विकास भी दोस्तों किस लिपि से हुआ है? वह भी आपका देवनागरी लिपि से हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मराठी का विकास भी देवनागरी से हुआ है। मराठी का विकास भी किससे हुआ है? देवनागरी से। ऑप्शन नंबर 2 में गुरुमुखी लिखा हुआ है दोस्तों, तो गुरुमुखी लिपि से पंजाबी का विकास हुआ है। पंजाबी जो भाषा है उसका विकास किससे हुआ है दोस्तों? गुरुमुखी लिपि से हुआ है। मैतेई, मैतेई लिखा हुआ है तो इससे मणिपुरी भाषा का विकास हुआ है। मणिपुरी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? तो मैतेई से हुआ है। उड़िया, उड़िया लिखा हुआ है तो उड़िया लिपि से किस भाषा का विकास हुआ है? उड़िया भाषा का विकास उड़िया लिपि से हुआ है। तो संस्कृत, मराठी, हिंदी इस प्रकार की जो बोलियां हैं वो देवनागरी लिपि से विकसित की गई हैं। कोंकणी, डोंगरी, नेपाली, बोडो, मराठी। इसके बाद दोस्तों अभी यदि याद करें देवनागरी में तो मैथिली जो कि तिरहुता लिपि के अंतर्गत भी आती है, उसका विकास भी देवनागरी के अंतर्गत भी माना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि से पंजाबी, मैतेई से मणिपुरी, इसके बाद उड़िया से उड़िया भाषा का यहाँ पर विकास होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख दोस्तों यहाँ पर किया गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो मूल संविधान की यदि हम बात करें, मूल संविधान,
मूल संविधान में दोस्तों भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में यदि पूछे तो भाषाएं यहाँ पर संशोधन करके जोड़ी गई और वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चले जाएंगे। अब आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया है जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कब कब जोड़ी गई हैं और कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो मूल संविधान में तो कितनी भाषाएं थी? 14। अब 14 से 22 कैसे हुई उनका क्रम हम जानने वाले हैं। तो 15वीं भाषा दोस्तों जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 के द्वारा 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। अब जो भाषाओं की संख्या 14 थी वह 15 हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि होता है आपका 1992 में, इसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं जिन्हें हम नमक के रूप में याद रखते हैं। नमक इसकी ट्रिक है। ना से बना नेपाली, माँ से बना मणिपुरी, का से बना कोंकणी। यह 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो सिंधी जोड़ने पर भाषाओं की संख्या 15 हो गई थी और 3 भाषाएं नमक के रूप में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। अब भाषाओं की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 3 ऐड करेंगे 18 हो गई। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब जो हमारी नमक के रूप में 3 भाषा आई थी वहाँ से संख्या 18 हुई थी। 18 में आप 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में 22 भाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों यह भाषाएं भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में 22 भाषाओं में से नाम दे देता है, उसमें से एक ऐसी भाषा देगा जिसका उल्लेख इन 22 भाषाओं में नहीं है। तो आपको इन भाषाओं को भी याद रखना है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया आपका 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो दोस्तों भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। तो भारतीय संविधान में भाषाओं कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सी भाषा 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? तो 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यदि हम बात करें भाग 17 में प्रावधान है भाषाओं का, भाग 17 में है और अनुसूची पूछे तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि आप दोस्तों देखेंगे हिंदी, मणिपुरी और गुजराती इन भाषाओं का उल्लेख दोस्तों 22 भाषाओं में है, लेकिन भोजपुरी का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। 22 भाषाओं में दोस्तों भोजपुरी का नाम नहीं आता है। हिंदी है, हिंदी के बाद दोस्तों आपकी संस्कृत आती है 22 भाषाओं में, संस्कृत आ जाती है, कोंकणी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों डोगरी, नेपाली, बोडो जो हमने पढ़ी हैं वो जोड़ी गई, वो तो आती ही हैं। उसके बाद कश्मीरी आती है, सिंधी आती है, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, असमिया हो गया, उड़िया हो गया, उर्दू हो गया, असमिया, उड़िया, उर्दू। इसके बाद कन्नड़ भी इसमें शामिल है 22 भाषाओं में। कन्नड़ के बाद आपकी दोस्तों तमिल शामिल है, तमिल के बाद आपकी दोस्तों तेलुगु शामिल है, तमिल के बाद तेलुगु है, पंजाबी है, बांग्ला है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला। इसके बाद दोस्तों आपकी मणिपुरी भी इसमें शामिल होने वाली है और मलयालम जो कि केरल की भाषा है, मलयालम भी शामिल होने वाली है। तो दोस्तों यह भाषाएं आपकी 22 भाषाओं में सम्मिलित है। इसके अलावा जो कोई भी भाषा आ जाए वो इन भाषाओं में नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप चले जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? जो व्याकरण का ज्ञात होता है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है व्याकरण बोलते हैं उसे। तो ये थे आपके कच्चायन। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी?
अपभ्रंश जिससे हिंदी का विकास हुआ है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, उसमें स्वरों की संख्या पूछ रहे हैं। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाने वाले हैं। अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या थी वो दोस्तों कितनी थी? 8 थी। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर जुड़ते हैं, ए और ओ। ए और ओ जो आदिकालीन हिंदी है उसमें जोड़े जाते हैं, पहले यह सुर नहीं थे। इसके बाद बात करें हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस बोली का नामकरण लल्लू लाल ने किया? किस बोली का नामकरण लल्लू लाल ने किया? यह क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछना चाहता है। तो लल्लू लाल ने किया है ऑप्शन नंबर 1, खड़ी बोली का नामकरण लल्लू लाल ने किया। लल्लू लाल ने किस बोली का नामकरण किया? खड़ी बोली का। बिहारी बोली का नामकरण किया था गियरसन ने। गियरसन ने बिहारी बोली का नामकरण किया था और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है यूपीएसआई में बिहारी बोली का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आपका गियरसन ने। इसके बाद कौरवी कौरवी बोली का नामकरण दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने किया। राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी का नाम भी आता है। राजस्थानी बोली का नामकरण, तो राजस्थानी बोली का नामकरण दोस्तों किसने किया? इस बोली का नामकरण भी दोस्तों गियरसन ने किया। गियरसन इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी बोली का नामकरण भी किसने किया? ये भी आपका गियरसन ने किया। कौरवी बोली का राहुल सांकृत्यायन भोलानाथ तिवारी, बिहारी बोली का गियरसन हो जाएगा। और लल्लू लाल ने किस बोली का नामकरण किया? एक किया आपका दोस्तों खड़ी बोली का नामकरण किसने किया? वह है आपका लल्लू लाल ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाने वाले हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, इनमें से किस बोली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने किस बोली का नामकरण किया? ऑप्शन नंबर बी, ब्रजबुली। ब्रजबुली बोली का नामकरण किसने किया है दोस्तों? यह इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, ब्रज नहीं होगा, ब्रजबुली होगा। ब्रजबुली नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें भोजपुरी का, तो भोजपुरी बोली का नामकरण किया है रेमंड ने। रेमंड ने किस बोली का नामकरण? भोजपुरी का। मैथिली का किसने नामकरण किया है? मैथिली का कोलब्रुक ने किया है। कोलब्रुक ने किस बोली का नामकरण किया? मैथिली का। डिंगल नाम दिया बांकी लाल ने डिंगल नाम लिया। तो जितनी भी बोलियां उनका नामकरण महत्वपूर्ण हमने सभी को पढ़ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। इनमें से किस बोली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया? तो ब्रज नहीं, ब्रजबुली जो बोली का नामकरण हुआ ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। भोजपुरी का रेमंड ने किया, मैथिली का कोलब्रुक और डिंगल का बांकी लाल ने किया। डिंगल का किसने किया दोस्तों? बांकी लाल ने किया। तो डिंगल बांकी लाल आ जाएगा, मैथिली कोलब्रुक आ जाएगा और भोजपुरी का आपका रेमंड आ जाएगा और ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली बोली का नामकरण किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? जो राजभाषा आयोग है उसका गठन दोस्तों कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन ऑप्शन की ओर यदि हम रुख करें 1556, 1955, 1956 इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। तो इसमें से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले आएंगे। 1955 में दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 7 जून 1955 को आर्टिकल 344 के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन होता है। इसमें बात करें हम तो बीजी खेर की अध्यक्षता, बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। बीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष यदि पूछे तो कौन थे? यह थे बीजी खेर। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 5, फिर लिखा है 1, 4, 3। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत।
वह बोली आपसे पूछी जाती है दोस्तों ऑप्शन देके कि इसमें से कौन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है या फिर है, तो उन सभी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली आती है किस बोली के अंतर्गत, कौन सी आती है? खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी भी है, जिसका अन्य नाम कौरवी भी है। इसके बाद एक आती है आपकी दोस्तों ब्रजभाषा, ब्रजभाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया। इसके बाद कन्नौजी भी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, कन्नौजी हो गया। तीन भाषाएं हो गई, तीन बोलियां ये हो गई। इसके बाद बुंदेली आती है, बुंदेली के बाद दोस्तों बांगरू, बांगरू जिसे हम जाटू भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जाटू या हरियाणवी भी इसे हम कहते हैं। बांगरू, जाटू या हरियाणवी एक ही बोली के अन्य नाम है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 5 बोलियां। कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? तो एक आती है आपकी दोस्तों खड़ी बोली, खड़ी बोली आती है। ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, बांगरू या जाटू या हरियाणवी। यह 5 बोलियां दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। और इन सभी का विकास, जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से? सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का दोस्तों विकास हुआ है। किस अपभ्रंश से? सौर सैनी अपभ्रंश से। तो यदि पूछे इनमें से कोई बोली तो वो तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती ही है। इसके बाद दोस्तों वह आपकी सभी बोलियां, जो 5 बोलियां हमने लिखी हैं, यह आपकी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भी आती हैं, क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। तो इन बोलियों का जन्म पश्चिमी हिंदी से, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सौर सैनी अपभ्रंश से भी इनका जन्म हुआ है। इसके बाद बात करें हम दोस्तों इनके बारे में, हम विशेष फैक्ट जानें, तो जो आपकी खड़ी बोली है, खड़ी बोली, और इसमें से आप लेंगे बांगरू या जाटू या हरियाणवी, यह मुख्यतः आकार बहुला बोली है। कैसी बोली है? आकार बहुला, आकार बहुला बोली कौन कौन सी है? खड़ी बोली है और आपकी बांगरू या जाटू है। बाकी की जो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली, यह आपकी ओकार बहुला बोलियां हैं। यह आपकी ओकार बहुला बोलियां हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, यह ओकार बहुला है और बाकी खड़ी बोली है, और आपका बांगरू या जाटू हरियाणवी है, आकार बहुला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली जिसका अन्य नाम कौरवी है, एक ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हरियाणवी या जाटू। 13 नंबर प्रश्न, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपकी बोलियों की संख्या कितनी आती है? तो 5 तो हमने अभी पढ़ा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 बोलियां आती हैं दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी का विकास भी दोस्तों किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, उसी प्रकार राजस्थानी का विकास भी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। इसमें आपकी 4 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर उनका निचोड़ है ये दोस्तों। पूरी कक्षा ले लेंगे आप तो इसमें से आपका यदि क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा बहुत कम समय में। मारवाड़ी आती है, इसके बाद आती है दोस्तों मेवाती, मेवाती आती है, मारवाड़ी आती है। इसके बाद जयपुरी, जयपुरी आती है। इसके बाद दोस्तों एक बोली आती है इसमें मालवी। ये 4 बोलियां आपकी आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब राजस्थानी जो उपभाषा है दोस्तों, उसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं उनका विकास भी किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? तो इसमें आती है आपकी मारवाड़ी आती है। कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है पहली बोली। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। जयपुरी बोली का एक दूसरा नाम भी है दोस्तों। जयपुरी बोली का अन्य नाम ढूंढारी बोली भी है। ढूंढारी, ढूंढारी बोली किस बोली का अन्य नाम है? यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया है। यूपीएसआई एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस बोली का अन्य नाम ढूंढारी बोली है? तो वह आपका जयपुरी बोली का अन्य नाम ढूंढारी बोली है।
इसकी एक क्वेश्चन और दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया, इसकी प्रमुख उपबोली जयपुरी या ढूंढारी की हाड़ौती है। तो हाड़ौती किसकी प्रमुख उपबोली है? तो है दोस्तों, है आपकी जयपुरी हिंदी, जयपुरी बोली की उपबोली है दोस्तों। कौन सी है? हाड़ौती। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थानी की हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढारी, इसके बाद मेवाती और मालवी। और जयपुरी हिंदी की प्रमुख उपबोली कौन सी है? वो है आपकी हाड़ौती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, जिसमें लिखा है 4 बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। और जो चारों बोलियां हैं उसमें दोस्तों आपका टा वर्ग बहुला, यह चारों बोलियां कैसी हैं? टा वर्ग बहुला प्रमुख बोलियां हैं। चारों बोलियां आपकी टा वर्ग बहुला है। कैसी हैं? टा वर्ग बहुला है। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन नहीं आ पाया, डायरेक्ट 15 आ गया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? यहाँ पर हमने अभी दोस्तों पश्चिमी हिंदी पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जिसका अन्य नाम जाटू या हरियाणी है। उसके बाद दोस्तों हमने राजस्थानी हिंदी पढ़ा, जिसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी या जयपुरी और मालवी। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसका विकास किससे हुआ है दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इससे पहले की जो हमने पढ़ी है, पश्चिमी हिंदी हो चाहे राजस्थानी हिंदी हो, इसका विकास दोस्तों आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो दोस्तों एक आती है आपकी अवधी, अवधी बोली आती है एक तो। इसके बाद आती है बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। 36 लिख देंगे और गढ़ी कर देंगे, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह 3 बोलियां आती हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और जो अवधी और बघेली बोलियां हैं दोस्तों, वह है आपकी उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं। कैसी हैं? उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उदासीन आकार बहुला। तो उदासीन आकार बहुला कौन सी बोलियां हैं दोस्तों? वह आपकी अवधी और बघेली है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि अवधी का विकास और बघेली छत्तीसगढ़ी का विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी और बघेली उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां, उसके बाद राजस्थानी के हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां, फिर हमने पढ़ा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। और इसका विकास दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो राजस्थानी हिंदी है उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, इसी प्रकार जो बिहारी हिंदी है इसका विकास दोस्तों मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो वो आपका बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो आती है दोस्तों एक मगही, मगही बोली इसके अंतर्गत आती है एक। इसके बाद दोस्तों दूसरी बोली आती है इसके अंतर्गत मैथिली, मगही मैथिली 2 तो हो गई। तीसरी बोली इसमें आती है भोजपुरी, 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 जो कि भारत में तो बोली ही जाती है, इसके अलावा विदेशों में भी यह फेमस है भोजपुरी बोली। एकार बहुला,
एकार बहुला प्रमुख है भोजपुरी बोली एकार बहुला। तो मागधी अपभ्रंश से किसका विकास? बिहारी हिंदी का विकास। कौन सी 3 बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। इससे पहले 3 बोलियां जो हमने पढ़ी थी पूर्वी हिंदी से विकसित हुई हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। और यदि हम बात करें मगही, मैथिली और भोजपुरी, यह दोस्तों आपकी हो जाएंगी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है 3 बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत और इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, निम्न में से कौन सी बोली आकार बहुला है? आकार बहुला इसमें से कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, जयपुरी। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और इसमें 2 और ऐड कर दें यदि हम दोस्तों, बांगरू, बांगरू जिसे हम जाटू या हरियाणी बोलते हैं, और एक ऐड कर दें इसमें हम खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसका नाम कौरबी भी है। तो ये 5 बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी 5 बोलियां आती हैं? वह आती हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। इसमें पूछा है आकार बहुला दोस्तों कौन सी बोली है? कौन सी बोली आकार बहुला है? तो ब्रज भाषा की हम दोस्तों बात करें तो दोस्तों यह आपकी ओकार बहुला है। ओकार बहुला बोली है दोस्तों आपकी ब्रज भाषा, ओकार बहुला। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो और कुछ पूछना चाहता है, वह पूछ रहा है आकार बहुला। कन्नौजी की बात करें तो यह भी दोस्तों आपकी ओकार बहुला के अंतर्गत आएगी। इसके बाद दोस्तों बुंदेली की बात करें तो यह भी दोस्तों आपकी ओकार बहुला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयपुरी, यह दोस्तों इकार बहुला है, जैसा कि हमने पढ़ा था, इकार बहुला के अंतर्गत आती है जयपुरी। तो दोस्तों ओकार बहुला, ये होता क्या है बहुला, ओकार बहुला मतलब लास्ट में जब भाषा आप बोलोगे तो ओ की प्रधानता ज़्यादा रहती है इस बोली में, इसका मतलब यह होता है। तो ओकार बहुला, कन्नौजी भी ओकार बहुला है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है, लेकिन जयपुरी आपकी एकार बहुला है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुरी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गोरखपुर है आपका, जौनपुर है, बलिया, देवरिया, बनारस, कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर हो गया, बलिया, देवरिया, बनारस, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें दोस्तों आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भोजपुरी बोली बोली जाती है। गोरखपुर हो गया आपका, गोरखपुर हो आपका, देवरिया हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे इसमें प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सी बोली? अवधी बोली जाती है दोस्तों प्रयागराज में। इसके बाद यदि हम भोजपुरी की बात करें तो दोस्तों यह आपकी भोजपुर छपरा में बोली जाती है। भोजपुरी आपकी भोजपुर में बोली जाती है, छपरा में बोली जाती है, पूर्णिया में बोली जाती है। पूर्णिया हो गया, भोजपुर हो गया, छपरा हो गया, बस्ती हो गया, बस्ती में भी भोजपुरी बोली जाती है। आरा हो गया, आरा, बनारस तो लिखा है आरा, आरा हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, इन सब में भोजपुरी बोली बोली जाती है। गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, बनारस, भोजपुर, छपरा, पूर्णिया, बस्ती, आरा, जौनपुर, इन सभी की प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? भोजपुरी है। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों? कन्नौजी जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ओकार बहुला बोली है। कानपुर, इटावा, इटावा, कानपुर हो गया आपका, इटावा हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों यूपीएससी एग्जाम प्रीवियस ईयर में कि हरदोई में कौन सी बोली मुख्यतः बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। इटावा, कानपुर, इसके बाद कन्नौज, कन्नौज में भी बोली जाती है। कन्नौज हो गया, इटावा, कानपुर, हरदोई, इनमें बोली जाती है आपकी कन्नौजी बोली। बुंदेली की बात करें दोस्तों तो ये आपकी दतिया में बोली जाती है बुंदेली। दतिया हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, दतिया, झांसी, ग्वालियर, ग्वालियर। इसके बाद बात करें होशंगाबाद, सागर, ओरछा, सागर हो गया, होशंगाबाद हो गया, ओरछा हो गया, इन सब में प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? बुंदेली है। इसके बाद जयपुरी बात करें, जयपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जो कि एकार जयपुरी, जयपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जयपुरी बोली दोस्तों यह आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, जिसका अन्य नाम ढूंढारी बोली है। इसका अन्य नाम क्या है? ढूंढारी बोली है। और यह टाबर बहुला बोली है। और यह दोस्तों बोली जाती है आपकी जयपुरी, जयपुर से ही नाम बना है इसका, तो जयपुर में बोली जाती है।
अजमेर में बोली जाती है। अजमेर हो गया, जयपुर हो गया। इसके बाद बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, इन सब में दोस्तों कौन सी बोली जाती है? जयपुरी। और जो बूंदी, कोटा है और बारा, सवाई माधोपुर, इनमें इसकी प्रमुख उपबोली जो कि हमने अभी डिस्कस की थी, हाड़ौती बोली जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे, भोजपुरी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछना चाहता है दोस्तों, कौन सी बोली उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है? हमने ये तो पढ़ लिया दोस्तों कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। वो है आपके चारों बोलियां सामने लिखी हुई हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, यह दोस्तों चारों बोलियां आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी 4 बोलियां आती हैं? तो जयपुरी आती है, मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है और मालवी आती है। और राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? तो सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास होता है? राजस्थानी हिंदी का विकास होता है। और इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब लेकिन उसमें भी अंदर जाए डिटेल में तो दोस्तों जो उत्तरी राजस्थानी है उसके अंतर्गत आती है आपकी मेवाती बोली। मेवाती बोली आती है आपकी दोस्तों उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत। जो उत्तर का क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर ज़्यादा बोली गई, इसलिए इसको रखा हमने उत्तरी राजस्थानी में, मेवाती बोली। इसके बाद जो जयपुरी बोली, इसका नाम ढूंढारी है, यह आपकी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है आपकी? यह आपकी जयपुरी आती है। मारवाड़ी की बात करें दोस्तों तो मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है। और क्वेश्चन ही था हमारा उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है? वो मेवाती आती है। तो मालवी आ जाएगी दोस्तों आपकी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत। तो दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है आपकी दोस्तों मालवी। दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है दोस्तों? वह है आपकी मालवी आती है दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत। मारवाड़ी आती है पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत। और जयपुरी आती है आपकी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। तो दोस्तों कौन सी बोली उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है? वह आती है आपकी मेवाती बोली। और ये चारों बोलियां किस हिंदी के अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछना चाहता है कि बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, दतिया। बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, दतिया में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इनमें प्रमुख बोली कौन सी है? तो अभी हम इसको पढ़ के आए, बुंदेली बोली है जो कि आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली बोली यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भोपाल में भी बोली जाती है बुंदेली बोली। भोपाल के बाद बात करें पन्ना में बोली जाती है। पन्ना के बाद बात करें बालाघाट। पन्ना हो गया, बालाघाट हो गया, भोपाल हो गया, सिवनी हो गया, होशंगाबाद हो गया। सिवनी में, होशंगाबाद में, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बोली जाती है। छिंदवाड़ा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, दतिया, इन सभी में प्रमुख बोली बोली जाती है दोस्तों बुंदेली। इसके बाद मारवाड़ी जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, यह आपकी बोली जाती है जोधपुर में। जोधपुर में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, मेवाड़ हो गया, इनमें बोली जाती है मारवाड़ी। मेवाती की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। मालवी कहाँ बोली जाती है? यह आपका इंदौर में बोली जाती है मालवी। नीमच में बोली जाती है, देवास में बोली जाती है। इंदौर, नीमच हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, भोपाल, ग्वालियर, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक, इन सब में आपकी दोस्तों मालवी बोली बोली जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, दतिया में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? जो उपभाषा है वह किसी न किसी अपभ्रंश से जन्मी है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपसे पूछना चाहता है, तो यह हुआ है दोस्तों आपका पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत 3 बोलियां अभी हमने पढ़ी थी, अवधी, बघेली
छत्तीसगढ़ी, इन तीनों बोलियों का जो संबंध है वो किस हिंदी से है? पूर्वी हिंदी से है। और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी, यहाँ पर बिहारी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है दोस्तों? मागधी अपभ्रंश से, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्लास में ही सारा कंटेंट यहाँ पर याद हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास? बिहारी हिंदी का। मगही, मैथिली, भोजपुरी इसके अंतर्गत बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का शौर सैनी अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास? पहाड़ी हिंदी का। और राजस्थानी हिंदी का भी विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारिया, जयपुरिया, मालवी। और पहाड़ी हिंदी शौर सैनी से विकसित हुए, जिसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाली और कुमायूनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। गढ़वाली बोली हो गई एक हो गई आपकी कुमाऊनी, कुमाऊनी यह आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी बोलियां। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? यह हुआ है दोस्तों पूर्वी हिंदी का। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गढ़वाली बोली किसके अंतर्गत आती है? तो यह क्वेश्चन तो अभी पढ़ा है हमने। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां, जिसका विकास आपका शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जो हमने अभी पढ़ ली हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली जिसका नाम आपका कोरवी है। खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और एक हरियाणवी या बांगरू या जाटू, यह आती। तो 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। इसके बाद बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मगही, मैथिली और भोजपुरी, यह आती हैं दोस्तों आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमने कितनी बोलियां पढ़ी? 4 बोलियां। कौन कौन सी पढ़ी? मारवाड़ी पढ़ा, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढौरी, जयपुरी और मालवी, यह 4 बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। मारवाड़ी हो गया, मेवाती, जयपुरी और मालवी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गढ़वाली बोली हो गई, कुमाऊनी बोली हो गई, यह आपकी आती है दोस्तों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। 23 नंबर क्वेश्चन, उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? तो इसमें से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लल्लू लाल। लल्लू लाल ने दोस्तों उर्दू को यामनी भाषा कहा। उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने। और इन्होंने किस बोली का नामकरण किया था वह अभी हम पढ़कर आए हैं। तो लल्लू लाल ने खड़ी बोली का नामकरण किया। खड़ी बोली नाम किसने दिया? खड़ी बोली का नामकरण किया लल्लू लाल ने। और उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने कहा। काका कालेलकर लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर 4 में। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के सावरकर जो बंधु थे और काका कालेलकर ने देवनागरी की लिपि में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर। और इनके साथ में थे महाराष्ट्र के सावरकर बंधु, जिसका प्रयोग आगे चलकर हुआ था आपके गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। गांधी जी का जो हरिजन सेवक संघ था उसमें इसका उपयोग आगे हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की, जो कि है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। वो चलता है आपका 10 से 14 जनवरी 1975 के बीच। इसलिए 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस समय आपकी प्रधानमंत्री भारत की थी इंदिरा गांधी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो वो है आपका 14 सितंबर।
लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछे तो वो है आपका 10 जनवरी। दोनों क्वेश्चन में आंसर है, दोनों क्वेश्चन में दोस्तों अलग अलग आंसर है, दोनों क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है। 14 सितंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। तो आगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन के क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपके चालू हो गए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन। चारों ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और कब हुआ था? 1975 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था, और इसकी थीम थी बोधवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। यह पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, और होता है यह 10 से 14 जनवरी 1975 के बीच नागपुर में। और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 30 देशों के 122 प्रतिनिधि भाग लेते हैं पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में 1975 में। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। इसके बाद दोस्तों मॉरिशस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो अगला विश्व हिंदी सम्मेलन है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, और इसमें 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नई दिल्ली में दोस्तों 1983 में तीसरा होता है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब होता है? 1983 नई दिल्ली में होता है। नागपुर और दिल्ली वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह सम्मेलन भारत में होते हैं। तो भारत में पहला होता है 1975 नागपुर भारत में, जिसकी थीम थी बोधवाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा होता है आपका 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, जिसमें 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और तीसरा आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में होता है 28 से 30 अक्टूबर 1983 में। यह आपका तीसरा था। और इसके समापन समारोह की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध जो कवयित्री हैं, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, महादेवी वर्मा थी। और तीसरे सम्मेलन में 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ऑफ स्पेन लिखा हुआ है, जो कि मॉरिशस में आता है। पोर्ट ऑफ स्पेन यार मॉरिशस में नहीं आता दोस्तों, त्रिनाद टोबैगो में आता है। इसमें दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 वाला होता है, 1996 वाला होता है, जो कि पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एवं टोबैगो में होता है। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था दोस्तों प्रवासी भारतीय और हिंदी। प्रवासी भारतीय और हिंदी है 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन का दोस्तों केंद्रीय विषय था। इसमें से चौथा गायब हो गया दोस्तों, चौथा भी पढ़ लें। चौथा आपका 1993 में हुआ था मॉरिशस में भी हुआ था चौथा 1993 में। तो पहला होता है 1975 नागपुर में, दूसरा होता है 1976 मॉरिशस में, इसके बाद 1983 तीसरा। तो तीसरा में मतलब 3 आ रहा है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। 1983 तीसरा, चौथे में भी 3 आ रहा है, लेकिन 83 पहले आता है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे 3 पहले आता है, 4 बाद में, तो चौथा। इसके बाद 1983 से चौथा 93 में। पोर्ट ऑफ स्पेन 96 में, पोर्ट ऑफ स्पेन वाला 96 में है, जो कि 5वां है आपका, 5वां होता है पोर्ट ऑफ स्पेन 96 में। कैसे याद रखेंगे? तो स्पेन में पेन छिपा है दोस्तों, पेन याद करो आप। पेन मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में दर्द, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेन आपके पेन हुआ, आप मेडिकल पे गए 5 रुपए की टेबलेट लेके आए, तो पेन से बना 5, तो 5वां सम्मेलन हुआ आपका दोस्तों 1986 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एवं टोबैगो में। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होता है? नागपुर में होता है 1975 में। 26 नंबर क्वेश्चन, 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लंदन यूके में होता है आपका 1999 वाला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, लंदन यूके में होता है। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी।
हिंदी और भावी पीढ़ी, हिंदी और भावी पीढ़ी किस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था? वह था आपका 1999 के लंदन वाले, जो कि छठवां था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ आपका लंदन में हुआ। आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो 6 और लंदन में आप जो ला है ना वो एल से बनता है, तो 6 का दोगुना करोगे मतलब 12, रीजनिंग लगा रहे हैं थोड़ी सी, तो 12, 6 का दोगुना 12, 12 से आप एल याद रखेंगे लंदन। इस प्रकार का एक इमेज आप बना सकते हैं। हिंदी और भावी पीढ़ी यह इसका केंद्रीय विषय था और यह छठवां था दोस्तों। इसके बाद मॉरिशस वाला हम पढ़ के आए हैं दोस्तों। मॉरिशस में आपका 1976 में होता है दूसरा, और इसके बाद 1993 में होता है चौथा। तो दूसरा और चौथा दोस्तों मॉरिशस में। नई दिल्ली में कौन सा होता है? तीसरा होता है 1983 वाला। पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन को भी हमने अभी दोस्तों पढ़ा है। यहाँ पर 5वां होता है। 5 रुपए की गोली लेने गए थे हम जब हमारे पेन हो रहा था 1996 में। 1996 में 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद टोबैगो में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 27, 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 21वीं सदी में आयोजित 2003 में पहला है, मतलब 21वीं सदी लग गई थी, तो 2003 में हुआ था। और यह कब कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सूरीनाम में होता है। पारामारिबो सूरीनाम में। पारामारिबो सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी में होता है 2003 में, जो कि 21वीं सदी में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। और इसका केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। नई शताब्दी रूट वर्ड याद रखेंगे इसके केंद्रीय विषय का। नई शताब्दी मतलब 21वीं शताब्दी। तो यह था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। कौन सा सम्मेलन था दोस्तों? यह था आपका 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 सूरीनाम में। इसके बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2003 में कहाँ हुआ था? 7वां हुआ था पारामारिबो सूरीनाम में, जिसका केंद्रीय विषय हमने पढ़ा विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। अब 2007 वाला हमसे पूछा है, तो 7 किसके करीब है? 7 8 के करीब है। 7 8 के करीब है। 7 में जोड़ेंगे 7 8, तो 8वां हुआ था दोस्तों 2007 में। कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? 8वां हुआ था 2007 में। विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा हुआ था? 8वां हुआ था। और यह हुआ था दोस्तों आपका अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 1। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्तों 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी किस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था? तो यह था आपके दोस्तों 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 वाले का विश्व मंच पर हिंदी, यह जो कि आपका अमेरिका में हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं की विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी। यह कौन से विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी, आपसे पूछना चाहता है। तो पहला हमने दोस्तों पढ़ा 1975 में वसुधैव कुटुंबकम थीम थी, नागपुर में हुआ था पहला। इसके बाद 12वां दोस्तों आपका 2023 में हुआ नाडी फिजी में। नाडी फिजी में कौन सा हुआ? 2023 वाला हुआ 12वां। और इसका केंद्रीय विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 11वां हुआ दोस्तों आपका 11वां 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ 11वां। और इसका केंद्रीय विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 10वां हिंदी जो सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसका केंद्रीय विषय था दोस्तों, उसकी थीम थी हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं 10वां 2015 में होता है। और यह भी आपका भारत में होता है, भोपाल एमपी में 10वां होता है दोस्तों 2015 में। मध्य प्रदेश भोपाल में 2015 में होता है, जिसकी थीम है हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। भारत वाले तो दोस्तों आपको भूलना ही नहीं है, यह तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 10वां दोस्तों होता है 2015 में। 10वां भारत में कौन कौन से होते हैं देख लें एक बार।
तो 10वां होता है एक तो 2015 में। कहाँ होता है? भोपाल में होता है, भोपाल में होता है। इसकी थीम क्या है? यही लिखी है, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावना। संभावना भोपाल, संभावना भोपाल, इस प्रकार का रूट वर्ड याद रखेंगे। पहला हुआ था 1975, ये भी भारत में हुआ था, नागपुर में। इसके बाद दोस्तों तीसरा हुआ था भारत में। कब हुआ था? 1983 में, 1983 में। और ये हुआ था भारत की राजधानी में हुआ था, नई दिल्ली में। तो ये 3 हुए थे भारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले की थीम याद करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, भारत में नागपुर में हुआ था। 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 10वां 2015 भोपाल में हुआ था, जिसकी थीम प्रश्न में लिखी है, हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। और तीसरा हुआ था नई दिल्ली, भारत में। तीसरा हुआ था नई दिल्ली, भारत में। और इसकी समापन समारोह में मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा जी थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 10वां। 30 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा ने किस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया? महादेवी वर्मा ने किस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये समापन समारोह मुख्य अतिथि थी। अभी हम पढ़कर आए तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 1983 में हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली 1983 में हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा पहला 1975 नागपुर में हुआ था। 1975 नागपुर में पहला वसुधैव कुटुंबकम थीम थी। 12वां नाडी फिजी में हुआ था, 2023 में हुआ 12वां। 11 आपका 2018 में हुआ पोर्ट लुई, मॉरिशस में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की। 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का क्रम क्या था? 2023 में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? तो 12वां हुआ था। 12वां हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? नाडी फिजी में। नाडी फिजी में 2023 में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका क्रम 12वां था। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसका केंद्रीय विषय था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, तो ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियों में से एक नहीं है। उपबोलियों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों भर भर के पूछे गए हैं, तो उनको भी हमने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियों में से एक नहीं है पूछा है दोस्तों। है समझकर आंसर हमें नहीं देना है, नहीं पर विशेष फोकस करना है दोस्तों एग्जाम में। यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो भरतपुरी ब्रज भाषा की उपबोली होती है, माथुरी भी होती है और भुक्सा भी होती है। यह प्रमुख उपबोलियाँ हैं दोस्तों ब्रज भाषा की। इसके बाद दोस्तों भरतपुरी तो लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट उपबोली की बात करें ब्रज भाषा की, तो डांगी का नाम आता है, डांगी। इसके बाद अंतर्वेदी हो गया, अंतर्वेदी। इसे ही हम अंतरदेशीय भी बोलते हैं, अंतरदेशीय। अंतरदेशीय, अंतरदेशीय हो गया या अंतर्वेदी हो गया, डांगी हो गया, भरतपुरी हो गया, माथुरी हो गया, भुक्सा हो गया। यह प्रमुख उपबोलियाँ हैं दोस्तों ब्रज भाषा की। लेकिन बैसवाड़ी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बैसवाड़ी ब्रज भाषा की उपबोली नहीं है। बैसवाड़ी आपकी दोस्तों अवधी भाषा की उपबोली है। अवधी भाषा की उपबोली कौन सी है दोस्तों? तो वो आपकी बैसवाड़ी है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, अवधी की प्रमुख उपबोलियों में से एक नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है बैसवाड़ी तो है, इसको तो आप हटा सकते हैं, बैसवाड़ी है। मिर्जापुरी और बनौगी, ये सभी अवधी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौगी, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौगी। लेकिन भुक्सा नहीं है। भुक्सा भी हम पढ़ कर आए हैं, ब्रज भाषा की उपबोली है। ब्रज भाषा की उपबोली है दोस्तों भुक्सा। भुक्सा हो गया, भरतपुरी हो गया, अंतरदेशीय, अंतर्वेदी हो गया। इसके बाद डांगी, माथुरी, ग्वालियरी, ये सभी आपकी ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। भोजपुरी की प्रमुख उपबोलियों में से एक नहीं है। भोजपुरी की कौन सी उपबोली इसमें नहीं है, वह आपसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेमंड ने किया था। भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया था? हम पढ़कर आए हैं, रेमंड ने किया था। किसने किया था? रेमंड ने किया था। और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। और भोजपुरी का भारतेंदु भी हम किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को कहते हैं। तो भोजपुरी की उपबोलियों में नहीं है पूछा है दोस्तों आपसे, नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं है भोजपुरी की उपबोलियों में से? तो इसमें से आप देखेंगे सारन, नागपुरिया, छपरिया, पहाड़ताली। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ताली, क्योंकि यह खड़ी बोली की प्रमुख उपबोली है। खड़ी बोली की प्रमुख उपबोली कौन सी है?
वह आपकी है पहाड़ताली। बाकी जो सारन है, नागपुरिया है, छपरिया है, और इसके बाद आप याद रखेंगे उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी। इसके बाद दोस्तों आप याद रखेंगे गोरखपुरी। यह सभी प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों भोजपुरी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहाड़ताली। यह बोली आएगी आपकी खड़ी बोली की प्रमुख बोली के अंतर्गत। 35 नंबर क्वेश्चन, बुंदेली की प्रमुख बोलियों में से एक नहीं है। बुंदेली की प्रमुख बोलियों में से एक कौन सा नहीं है, इसमें से आपसे बताना है। तो बनाफरी बुंदेली की प्रमुख बोली है, और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया कि बनाफरी किस बोली की बोली है। तो यह आपकी दोस्तों बुंदेली की बोली है। बनाफरी बुंदेली की बोली है। आला जो लिखा गया है दोस्तों, आला लिखा गया है ना, आला हिंदी प्रदेश की प्रमुख स्वर जो लोक गाथा है आला, बुंदेली की बोली बनाफरी में ही लिखा गया है। बनाफरी राठौरी हो गया, राठौरी हो गया, भदावरी हो गया, यह सभी बुंदेली की प्रमुख बोलियां हैं। इनमें आप और याद रखना चाहें तो लोधांती का नाम याद रख सकते हैं। लोधांती है, राठौरी, बनाफरी, भदावरी, पमारी है, कुंडी है। यह सभी प्रमुख बोलियां किसकी हैं दोस्तों? बुंदेली की हैं। बुंदेली की प्रमुख बोलियां राठौरी, बनाफरी, भदावरी, लोधांती, पमारी, कुंडी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मघेसी बुंदेली की उपबोली दोस्तों नहीं है। मघेसी आपकी बुंदेली की उपबोली नहीं है। मघेसी आपकी बुंदेली की उपबोली नहीं है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की यदि हम दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा में, नई दिल्ली, पटना, इंदौर। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है केंद्रीय जो हिंदी संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करें तो उसका मुख्यालय तो है दोस्तों नई दिल्ली में। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। और नई दिल्ली वाला कौन सा पढ़ा हमने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय पूछे तो वो आपका नई दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है वह है आपका मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया, आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़ हो गया, मलयालम, कुई, तुलु, कुर्ग किस परिवार की भाषा है? तो यह दोस्तों आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, तुलु और कुर्ग, ये सभी आपके द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अंतर्गत आप और याद रखना चाहें तो तोड़ा और गोंडी, तोड़ा हो गया, गोंडी हो गया, कुडुख हो गया, ओरांव हो गया, मालतो हो गया। ये सभी बोलियां दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं? यह सभी बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। और इससे भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, तुलु, कुर्ग, तोड़ा, गोंडी, कुडुख, ओराव, मालतो, यह सभी इंपॉर्टेंट बोलियां हैं दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं ये सभी बोलियां, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुई, कोडगु, कुर्ग, तोड़ा, गोंडी, कुडुख, ओराव, मालतो, ये सभी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, संसदीय जो राजभाषा समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो भारत के गृह मंत्री ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप चले जाएंगे। वह अध्यक्षता करते हैं दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके गृह मंत्री। कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देते हैं? जो सिफारिशें आती हैं उन पर आदेश कौन देते हैं? वह देते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले आएंगे। भारत के राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं। आज की क्लास का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न, यदि आपने क्लास को पूरा देखा है तो कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों हमसे पूछना चाहता है कि भारतीय भाषा परिषद है वह कहाँ स्थित है? आगरा, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आगरा, कोलकाता में स्थित है दोस्तों भारतीय भाषा परिषद। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री राम।